हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का आगे का पार्ट। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग ने क्या क्या समझ लिया था, वो सारा चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए। दिमाग पर है तो आगे का प्रोसेस फिर हम अच्छे से और अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमको चीजें समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज काम करती है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का बिल्कुल एक अलग दुनिया का टॉपिक है जिसको समझना हमें उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमको बाकी के जो भी टॉपिक्स हम समझते आए हुए हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम आगे का पार्ट समझते हैं। हम आज समझते हैं वर्क डन। जो हमको देखना है वो अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से हमें उसको दिमाग में डालना है। एक बार इस पर नजर डालते हैं। वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस, वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस। देखो, वर्क डन हमको समझना है तो चीजें हमको क्लियरली समझ में आनी चाहिए, तभी हमें चीजें क्लियर हो पाएंगी। अभी तक हमने प्रोसेस समझे थे कि प्रोसेस हमारे किस तरीके से होंगे, लेकिन हम जनरल वे में वर्क डन को समझते हैं कि वर्क डन हमारा अलग अलग प्रोसेस में किस किस तरीके से काम करेगा, है ना। हम सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं। देखो, वर्क डन में हमको मेन जो प्रोसेस हैं, हमने 9 टाइप्स के प्रोसेस पढ़े हैं। कौन कौन से? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। ये 4 प्रोसेस हमारे दिमाग में बिल्कुल फिटेड होना चाहिए कि इसमें बेसिकली होता क्या है। ये 4 प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अपने आते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ये साइक्लिक प्रोसेस बिल्कुल अलग प्रोसेस है। फिर हमारा स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, 2 अलग प्रोसेस हो गए। फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर हमको चीजें 4 प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करनी है और 4 प्रोसेस का हम वर्क डन आज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस में कि वर्क डन हमारा होगा क्या। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है कि डेल्टा टी 0 होता है। डेल्टा टी 0 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। और जब हम आइडियल गैस अगर ले लेते हैं तो वहां पर डेल्टा यू जो है वो 0 होता है। आइडियल गैस में हमारा डेल्टा जी क्या होता है? 0 होता है, जो कि हम पहले से इस चीज की जानकारी हमारे पास है ना। तो ये चीज समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही बात नहीं? तो जब हमारा ये प्रोसेस हमको पता है तो जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। और याद रखना है क्यू माइनस डब्ल्यू मत कर देना, क्योंकि बहुत सी दिक्कत यहां भी हो जाती है। हमको सारी चीज पता है। देखो, हमें ये चीज पता है ना कि डेल्टा यू जो है वो चेंजेस एनर्जी है, वो Q प्लस W के बराबर आ रही है। मतलब थोड़ा हमने जो वर्क डन किया उसके बाद जो हीट लॉस हुई वो दोनों का समेशन है, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। मतलब जितने रिएक्टेंट साइड हमारी एनर्जी है वो टोटल अगर हम Q और प्लस W को करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी इक्वल रहेगी दोनों साइड। तो जब LHS इक्वल टू RHS है तभी तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ फॉलो कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो यहां पर हमको डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू फॉर्म में हम लिखा। तो डेल्टा यू जब हम 0 करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस डब्ल्यू। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस डब्ल्यू। और जब क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाता है तो डब्ल्यू को हमको पता है कि डब्ल्यू हमारा क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। क्या होता है? पी डेल्टा वी। इतनी बात समझ में आई। अब इसको कर दो इंटीग्रेशन। अब इसको कर दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। और जब हम बोथ साइड जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब हम W को तो हमें W ही मिलेगा और यहां पर माइनस पी हमने ले लिया V1 और ये V2 से हमने dV का क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। बोलो, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो जब तो यहां पर देखो जरा, P डेल्टा भी आ गया। अब P हम अगर आइडियल गैस के इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जरा देखना, PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। ये हमको पता है PV इक्वल टू nRT। तो यहां पर हम अगर V लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, P को हमें रिप्लेस करना है तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा? nRT by V। nRT by V यहां पर रख दो जरा, nRT by V माइनस का nRT by V। अब यहां पर एक चीज देखना, V1 और ये V2, ये dV बाई हमने V कर दिया, V को अंदर ले गए क्योंकि हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो आपको इंटीग्रेशन पता है 1/x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में
ln x होता है। क्लियर? ln मतलब लॉग, नेचुरल लॉग जिसका बेस e होता है। तो यहां पर ये क्या कर देंगे हम, w इज इक्वल टू माइनस का n r log v2 अपॉन v1 हमारा ये फॉर्मेट में आ जाएगा। हमने बहुत से स्टेप इस पे रिप्लेस कर दिए, 2 स्टेप हमने हटा दिए। अब देखो यहां पर पूरे स्टेप आप हमें को देखना है, तो देखो इसको जरा नोट कर लेना एक बार, ठीक है। अब जरा ये स्टेप देखना, ये कैसे आया, यहां से ये स्टेप कैसे आया। अब w इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का n r डेल्टा dt dt, यहां पर हमने इंटीग्रेशन किया dv बाई v और v1 से v2। अब 1 अपॉन x इंटीग्रेशन क्या होता है, dx ln x, तो यहां पर हमने ln v कर दिया, ln v, देखो ln हमने कर दिया v और v1 और ये v2 हमने लगा दी इसकी लिमिट, माइनस का n r t। जब हम करते हैं यहां पर जब इंटीग्रेशन ये हम माइनस करेंगे तो ln v2 माइनस ln v1 आ गया, ln v2 माइनस v1। और आपको पता है कि log v2 माइनस log v1 को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, log v2 अपॉन v1 में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, log v2 अपॉन v1 में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहां पर हमने सेम चीज लिख दी, माइनस का nrt ln v2 अपॉन v1। क्लियर? यहां पर w। अब यहां पर एक चीज देखना, अगर हमें माइनस हटाना है तो फिर हम माइनस को इधर पे हटा सकते हैं। अब एक चीज देखना, जब हम नेचुरल लॉग को ln, ये बेसिकली ln को हम किस तरीके लिखते हैं, ln हमारा होता है log बेस e वाला लॉग, ठीक है। तो जब हमने इसको बेस 10 में करना है तो 2.303 log बेस 10 होता है। ये कुछ ट्रिक्स आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू माइनस का 2.303 log v2 अपॉन v1, है ना, log v2 अपॉन v1। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आप कहीं बार देखोगे, इसको तो लिख लो, वैल्यू को तो लिख लो, तो माइनस का 2.303 माइनस का 2, इसको दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो मैं ऊपर लिखता हूं, 1 मिनट देखना। तो यहां पर हमने यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, देखो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू माइनस का 2.303 nrt log बेस 10 वाला है, ये बेस 10 वाला, तो यहां पर v2 अपॉन v1 हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, यहां पर दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहां पर इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर? तो एक एक चीज आपको थोड़ा समझना है, एक एक चीज थोड़ा समझना है। तो यहां पर हमने डेल्टा t0 डेल्टा u0 आइडियल गैस में, तो जब हमने इक्वेशन लगाई w इज इक्वल टू हमारा क्या निकल रहा था, w इज इक्वल टू p डेल्टा v है, हमने p की वैल्यू रख दी आइडियल गैस से, p इक्वल टू क्या था, nRT। तो यहां पर हमने p की वैल्यू निकाली nRT बाई v, nRT बाई v अंदर चला गया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होना है, तो हमारा log v2 माइनस v1 आ गया, log v2 अपॉन v1। ये आया कैसे, यहां से समझो, ये आया हमारा यहां से इंटीग्रेशन किया तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, तो फिर हमने v2 माइनस v1 कर दिया और फिर हमने nRT बाई v2 अपॉन v1 कर दिया इस फॉर्मूले से। कहां गया वो फॉर्मूला, v2 माइनस v1 log v2 अपॉन v1। और जब हमने ये कर दिया तो हमने फिर ये वाला फॉर्मूला लगाया, ln को हमने नेचुरल लॉग से हमने बेस 10 वाला कर दिया, बेस 10 वाला किया तो हमारा 2.303 nRT log v2 अपॉन v1 आया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लो। फिर हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस पे। तो हमको वर्क डन समझ में आ गई कि वर्क डन हमारा कितना निकलेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, माइनस का 2.303 nRT log v2 अपॉन v1 हमारा निकल आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, आइसोबैरिक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में आपको पता क्या है, डेल्टा P हमारा 0 होता है, बैरिक मतलब चेंज इन प्रेशर 0। तो चेंज इन प्रेशर 0 में हमारा क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर में हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू लगा दो, देखो W इज इक्वल टू लगा दो माइनस का P डेल्टा V और V1 अपॉन V2।
ये आपको पता है, क्लियर। पी डेल्टा पी हमारा जीरो है इसमें, है ना, डेल्टा पी जीरो। तो ये तो हमें पता है कि प्रेशर हम इसमें कांस्टेंट ही लेते हैं वर्क डन में, प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, माइनस का पी एक्सटर्नल वर्क डन देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन मत देखना, ठीक है, वो सारा चीज हम समझा चुके हैं। यहां पर जो प्रेशर है, जो पिस्टन पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, ये प्रेशर लगा रहे हैं, वो प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो हमारा जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी जो है वो V2 माइनस V1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं माइनस का NR डेल्टा T। तो W इज इक्वल टू माइनस का NR डेल्टा T से भी हम ये वर्क डन निकाल सकते हैं। तो अगर हमको P डेल्टा V की वैल्यू नहीं पता है तो हम NR डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर से भी हम आइसोबैरिक का वर्क डन निकाल सकते हैं। R इज गैस कांस्टेंट और ये N आप जानते हो, स्मॉल n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर। तो यहां पर आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यहां पर QP होगा, QP मतलब इंथैल्पी होगा, है ना। आपको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो एब्जॉर्ब होती है उसको हम इंथैल्पी बोलते हैं, क्लियर। तो इसको फटाफट आप नोट करो, फिर हम चलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस को समझते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमारा क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब हमारा क्या हो गया, डेल्टा V जीरो। और डेल्टा V जीरो आपको पता है वर्क डन में क्या होता है, माइनस का P डेल्टा V, और डेल्टा V जीरो तो मतलब वर्क डन जीरो। मतलब हमारा वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस जीरो। तो पूछ सकते हैं वर्क डन किस किस प्रोसेस में जीरो होता है। तो सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस में हमारा जीरो हो जाता है वहां पर, है ना, साइक्लिक प्रोसेस में हम जीरो ले लेते हैं। और यहां भी हमारा वर्क डन हमारा क्या हो गया, जीरो, क्लियर। तो इसको नोट कर सकते हो आप लोग। फिर हम चलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस एडियाबेटिक। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हम वर्क डन किस तरीके से लेंगे। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है, Q हमारा जीरो होता है। Q क्या होता है, जीरो। मतलब चेंज इन हीट जो है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ये जीरो, Q जीरो होता तो फिर हमारा W जो है, अगर हम इक्वेशन देखें, W क्या हो गया, Q प्लस W होता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो यहां पर ये जीरो, मतलब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हमारा वर्क डन आएगा। तो वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, NCV dt, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। समझ में आ रही बात की नहीं, NCV डेल्टा T हो जाएगा। तो ये हम इस तरीके से वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर हमको CV पता है और डेल्टा T पता है, नहीं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता है तो भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम दो फॉर्मूले से वर्क डन को निकाल सकते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है। नहीं तो एक फॉर्मूला इसका और बनता है, इसका फॉर्मूला और बनता है, वर्क डन जब निकालेंगे, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो आता है वो आता है PV की पावर गामा। क्या आता है, PV की पावर गामा। तो यहां पर हम ले लेते हैं P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, अपॉन गामा माइनस 1। और गामा को वैल्यू हम समझते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की जो स्पेसिफिक हीट है उसका जो रेशियो ले लेते हैं वो ले लेते हैं गामा। अब गामा की वैल्यू हम निकालें कैसे, पहले इसको नोट कर लो। पहले हम वर्क डन हमारा एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया P2V2 माइनस P1V1 और गामा माइनस 1। यहां पर हम गामा की वैल्यू को अब समझते हैं। इतनी बात क्लियर है। मतलब चार प्रोसेस में हमें ये पता चल गया कि हमारा वर्क डन अलग अलग प्रोसेस में क्या क्या आएगा, अलग अलग चारों प्रोसेस में हमारा वर्क डन होगा क्या, वो हम समझ चुके हैं। देखो पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT, फिर हमारा log V2 अपॉन V1 हमारा आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। वर्क डन जब हम आइसोबैरिक प्रोसेस में करेंगे तो वहां पर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, क्लियर। तो हम NR डेल्टा T से भी वर्क डन निकाल सकते हैं, नहीं तो P डेल्टा V से आप वर्क डन निकाल सकते हो। थर्ड प्रोसेस में आइसोकोरिक प्रोसेस, हमारा वर्क डन जीरो होता है क्योंकि डेल्टा V जो चेंज इन वॉल्यूम है वही जीरो है।
तो जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा, मतलब कोई वर्क डन नहीं हो रहा, डेल्टा भी बता किसको रहा है, पी डेल्टा भी किसको बता रहा है, प्रेशर वॉल्यूम को। जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन कुछ नहीं दिख रहा है हमको, तो वर्क डन हम इसको जीरो मान लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा Q जीरो होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हमारा वर्क डन आ जाता है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम NCV/dt से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला है P2V2 - P1V1 अपॉन गामा -1। गामा की वैल्यू क्या है उसको हम एक बार अभी देख लेते हैं। देखो गामा की वैल्यू को आप समझते हैं। देखो सबसे पहले हम इसका ग्राफिकली देख ले रहे हैं पूरा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होंगे क्या, चारों प्रोसेस को हम समझते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को ग्राफिकली समझते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमें चारों प्रोसेस समझने हैं, क्योंकि वर्क डन हमारा क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम। तो प्रेशर वॉल्यूम का हम ग्राफ देख लेते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का हम ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट तो हमारे कौन सा हो जाता, आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारा ग्राफ क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। क्लियर। और आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये दोनों ग्राफ तो हम बना सकते हैं, आइसोबैरिक का भी और आइसोकोरिक का भी। बोलो इतनी बात क्लियर है, ये आइसोकोरिक का हो गया। क्लियर। अब यहां पर दो ग्राफ आते हैं बीच में इस तरीके से। क्लियर। यहां पर जो ये तो पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा और तीसरे ग्राफ में होता क्या है, यहां पर हमेशा याद रखना कि स्लोप, देखो जितना जो नीचे आ रहा है उसका स्लोप उतना ही ज्यादा है, वो उतना ही उठा हुआ है। तो यहां पर स्लोप जिसका ज्यादा होता है वो है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक। तो ये तीसरा वाला क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि क्या आएगा। और दूसरा है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वैल्यू होगी वो हमारा 1 आएगा है। यहां पर हमारा 5/2 या 5/3 के अप्रॉक्स आएगा, तो मतलब 1 से हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्लोप हमारा इससे तो ये नीचे आएगा एडियाबैटिक का। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो आगे प्रोसेस में आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। हमेशा ग्राफिकली क्वेश्चंस आते हैं कुछ, तो आपको याद रखना है आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोकोरिक। इस तरीके से आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट आपको करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम समझते हैं गामा की वैल्यू के बारे में, कि गामा की वैल्यू आई कहां से और गामा बेसिकली है क्या, इसको समझते हैं। देखो जब हम कैलकुलेशन समझते हैं, इसको हटा दें हेडिंग को। देखो जब हम कैलकुलेशन समझ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गामा, ठीक है। गामा की वैल्यू को हम कैलकुलेशन समझते हैं। अब देखो आइडियल गैस यहां पर हमको लेकर चल रहा है, आइडियल गैस में कंडीशन हमें लेकर चल रही है। आइडियल गैस है मतलब यहां पर पीवी इक्वल टू क्या है, एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या है, एनआरटी। बोलो इतनी बात क्लियर है, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। अब आपको पता है कि टी बराबर अगर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन पीवी अपॉन एन आर। बोलो इतनी बात क्लियर है, पीवी अपॉन एन आर हो गया। टी इज इक्वल टू क्या हो गया, पीवी अपॉन एन आर। अब यहां पर अगर हम चेंज करें, dt अगर हमने कर दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक बार प्रेशर कांस्टेंट ले लेंगे तो dv हो जाएगा, प्लस एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट ले लेंगे तो dp हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। और यहां पर क्या हो गया, nr। बोलो इतनी बात क्लियर है, यहां से चीजें समझ में आ गई। अब p डेल्टा b प्लस v डेल्टा p आपको पता है ये चीज। अब आपको ये भी पता है कि du जो है, du मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, NCV dt। बोलो इतनी बात क्लियर है, डेल्टा t dt कुछ भी ले लो। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही। dt की वैल्यू यहां पर रख दो, dt की वैल्यू यहां पर रख दो, तो du बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता है NCV। dt की वैल्यू पूरा का पूरा हम यहां रख देते हैं। यहां रख दिया p dv प्लस v dp अपॉन nr। तो nr को हम बाहर ले लें क्या, nr को बाहर ले लें, लो यहां ले लिया, n से n कट गया, यहां पर क्या हो गया, cv अपॉन r। क्या हो गया, cv अपॉन r। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है आपको।
CV अपॉन R ले लेंगे हम, CV सॉरी PdV प्लस VdP। क्लियर, ये हमने चीजें समझ ली। क्लियर, यहां पर CD अपॉन R हो गया, इतनी बात क्लियर है। और ये आपको पता है कि du डेल्टा U को जब हम चेंज करेंगे, देखो ये हमारा क्या है du, जब हम चेंज करेंगे, जब हमने du की वैल्यू ले ली CV अपॉन R PdV प्लस VdP, आपको पता है यहां पर आइडियल गैस में हम इसकी वैल्यू ले लेंगे और बराबर क्या कर देंगे जीरो, क्योंकि du की वैल्यू हमारी जीरो ले लेंगे। तो CV अपॉन R और P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, इसको हमने जीरो के फॉर्मेट में ले लिया। क्लियर, जीरो के इक्वल रख दिया। हमने यहां पर अरेंज करके इसको रीअरेंज करना, ये वैल्यू आप घर पे निकालने की कोशिश करना। तो dp अपॉन p की हमने निकाल लिया, dp अपॉन p फॉर्मेट में हमने निकाल लिया इसको। जब dp अपॉन p फॉर्मेट में निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा cv प्लस r, क्या आ जाएगा cv प्लस r, इसको माइनस में लेंगे, किसमें लेंगे माइनस में, cv प्लस r, और यहां भी cv होगा और यहां पे हो जाएगा डेल्टा v बाई v, क्या हो जाएगा डेल्टा v बाई v। बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। यहां पर जब हम देखेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी गामा की वैल्यू आ जाएगी cv प्लस r अपॉन cv, और cv प्लस r क्या होता है आपको पता है, ये मेयर्स फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, cp प्लस cv इज इक्वल्स टू r, है ना, इज इक्वल्स टू r, माइनस r है ना, माइनस r। ठीक है, अब यहां पर जब हम देखेंगे cp माइनस cv इज इक्वल्स टू r, इस तरीके से ले लो, cp माइनस cv इज इक्वल्स टू r। तो जब हम cp माइनस cv इज इक्वल्स टू r लेंगे तो यहां पर जब हम cv प्लस r की बात करेंगे, ये माइनस उस फॉर्मेट में आएगा तो cp के बराबर आएगा, तो ये हमारा क्या जाएगा cp अपॉन cv। बोलो इतनी बात क्लियर है। यहां पर हमारा cp अपॉन cv के रेशियो में फॉर्मेट में गामा की वैल्यू मिल जाएगी, इतनी बात क्लियर है। तो इसको जरा आप नोट कर लेना, ठीक है। इसको रीअरेंज करने की कोशिश करना है dp अपॉन p को, ये घर का प्रोसेस है आपका, घर पे आप करना है, इसको रीअरेंज कैसे करना है dp अपॉन p, ये सारा प्रोसेस हम आपको बता दिया कि हमारा गामा की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी। क्लियर, गामा हमारा कोई एक कांस्टेंट है जो कि रेशियो में आएगा cv अपॉन, क्लियर, cp अपॉन cv। क्लियर, इतनी बात समझ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, स्पॉन्टेनिटी के बारे में और एंट्रोपी को समझेंगे। तो सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के लेक्चर्स हमारे साथ साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।